हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपनी इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो कि हमारी घटना चक्र पॉलिटी की सीरीज है उसमें जो है कि हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेट करता है हमारे जितने भी इलेक्शन कमीशन और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जितने भी हमारे पीवाईक्यूज है इस डिस्कशन में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी ये सारे हमारे चैप्टर्स हैं वो हमने जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं, जिसकी जो है कि प्लेलिस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच है, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं और पहला क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है हमारा जो है कि बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है इलेक्शन कमीशन अंडर द विच आर्टिकल। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में फ्रॉम द आर्टिकल 324 टू 329 इसमें जो है कि मेंशन है हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में, और स्पेसिफिकली 324 में जो है कि मेंशन है कि देयर शैल बी द इलेक्शन कमीशन विच इज द परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। परमानेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है हमारी इलेक्शन कमीशन, जो कि हमारे आर्टिकल 324 में मेंशन है, जो कि सुपरविजन कराता है इलेक्शन किसके किसके आपके हमारे जो है कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो है कि लोकसभा के इलेक्शन, ठीक है, और जो है कि आपके जो है कि स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन, देन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। बाकी ये सारे इलेक्शन और बाकी पंचायत के इलेक्शन की बात हो तो वो इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। ये जो है कि डिफरेंस याद रखना है, पंचायत के इलेक्शन कौन कराते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि आर्टिकल 243 के किसी सेक्शन में मेंशन है, जो कि आगे देख लेंगे हम। तो यहाँ जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे 324 में जो है कि मेंशन है कि हमारे इलेक्शन कमीशन होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ ब्रीफली पॉज करके आप जो कि इसको पढ़ सकते हैं जो बताया है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट करता है विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो है कि ये 324 में है। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कौन करेंगे, तो ये जो कि हमारे प्रेसिडेंट जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हैं। तो आपको याद रखना है अंदर द आर्टिकल 324 के सेक्शन 2 में है कि देयर शैल बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स इलेक्शन कमीशन जो कि अपॉइंट होंगे प्रेसिडेंट अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो जो कि लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट जो है कि इनको चूज करेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू दी सर्टेन यहाँ स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय करते हैं इक्वल पावर बट रिसीव अनइक्वल सैलरी। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है कि गलत है। मीन जो है कि कह रहे हैं कि आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर करते हैं एंजॉय करते हैं इक्वल पावर्स, बस सैलरीज उनकी अनइक्वल होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका गलत है, सैलरीज भी इक्वल होती है इनकी। तो जो है कि सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंटाइटल होते जज के सैलरी उनकी बराबर होती है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यस जो है कि आपका एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी जो है कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है। बाकी सेकंड थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट लाइक द मैनर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है, इनको जो है कि अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, पर जो है कि रिमूवल प्रोसेस जो है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह जो है कि होता है, जो कि इनको इम्पीच किया जाता है। तो यहाँ सेकंड थर्ड करेक्ट है। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और जो है कि 62 ईयर्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा जो है कि बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए 6 ईयर्स के लिए अपॉइंटमेंट होता है और 65 ईयर्स के लिए। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे यहाँ पे 6 ईयर और 65 ईयर्स होना चाहिए। तो मीन या तो 6 ईयर का टेन्योर होता है और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो है कि जो भी पहले हो गया, तो 65 साल कंप्लीट हो जाए उनके एज के, या तो 6 साल का टेन्योर। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट अबाउट दी इलेक्शन कमिश्नर, और जो है कि हमें करेक्ट बताना है। तो यहाँ पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पेड इक्वल सैलरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो कि हमने देखा था करेक्ट स्टेटमेंट है प्रीवियस क्वेश्चन में। देन जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है कि 6 ईयर का टेन्योर होता है और 65 ईयर जो है कि तो ये भी करेक्ट है। देन जो है थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर में भी एट एनी टाइम राइटिंग अंडर हिज एड्रेस टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। वो जो है कि ऐसे रिजाइन नहीं करते, वो किसको लिखेंगे, जो है कि आपके जो है कि रेजिग्नेशन लेटर जो है कि देना होगा। तो जो कोई भी इलेक्शन कमिश्नर अंडर वर्ड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एड्रेस करके वो रिजाइन कर सकते हैं, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया। तो जो है कि आप जो है कि उनको एड्रेस करेंगे और रेजिग्नेशन लेटर देके प्रेसिडेंट को आप रिजाइन कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ सर्टेन स्टेटमेंट है और हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कि सैलरी, तो ये स्टेटमेंट जो है कि देखिए करेक्ट है। हम ऊपर से पढ़ के आए कि जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सैलरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होगी। देन टाइम की बात की जाए तो यहाँ 6 ईयर और 65 ईयर्स लिखा है अपॉइंटमेंट से। तो ये जो है कि जो भी जल्दी हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड जो है कि कह रहा है कि एट एनी टाइम जो है कि राइट कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर। देखिए बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, ये देखिए एमपीपीएससी के प्री में किस में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया। तो ये स्टेटमेंट जो है कि आपका गलत है और आंसर हो जाएगा ए। देन जो है कि व्हाट इज द टेन्योर ऑफ दिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है कि 6 ईयर और 65 ईयर है। ये जो है कि हमारे
6 ईयर और 65 ईयर का टेन्योर है, इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन स्टेटस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इक्वल टू दी, तो किसके इक्वल होता है, तो अकॉर्डिंग टू दी दिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की साइट लिख रखी है। तो यहाँ पे जो हमने जो कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, देखिए टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है कि 6th रैंक पे है, आपके जो है कि गवर्नर 4th रैंक पे, लेजिस्लेटिव के जो है कि कोई भी असेंबली है तो 14th रैंक पे, और स्टेटस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कि रैंक 19A में लिखा गया है, 9A में, जो कि विद द यूपीएससी और अदर जो है कि क्या ऑडिटर जनरल, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है यहाँ पे, इसीलिए स्ट्रिक है ये ऑप्शन, जो है कि क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जो है कि किसके बराबर होती है, हमारे टेबल ऑफ प्रेसिडेंट जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट वाला चैप्टर था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जो कि ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे, तो वहां पे जो है कि आप इसको देख के रिकॉल कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो असर्शन और रीजन दिया है कि हमें बताना है यहाँ पे करेक्ट क्या है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि असर्शन कह रहा है कि पावर फॉर द कंडक्टिंग द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज फ्री एंड फेयर हैव द इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज द इलेक्शन कमीशन। तो यस, ये जो कि ट्रू है, जो कि मैंने बताया अंडर द आर्टिकल 324, जो कि मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन जो कि सुपरिटेंडेंट है जो कि आपके इलेक्शंस कंडक्ट कराने का, और कौन कौन से यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहे थे कि करेक्ट है। अगर यहाँ पंचायत आ जाता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, पर यहाँ पे अभी ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन जो कि सेकंड कह रहा है कि पावर ऑफ रिमूवल ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज विद द एग्जीक्यूटिव। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि अपॉइंट तो आपके प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट रिमूवल जो है कि इम्पीचमेंट के थ्रू होता है, तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होल्ड नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ सेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट ये देखिए इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, दोनों करेक्ट है, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। देन जो है मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आप यहाँ से एक बार इसको ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय, तो यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है कि ऑफिस से रिमूव किए जा सकते हैं बाय द सेम ऑर्डर ऑफ द विद द सेम प्रोसीजर व्हिच अप्लाइज इन द केस रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। देखिए ये सब बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, हम जो है कि अपने प्रीवियस सेशंस में भी इन क्वेश्चंस को जो है कि बहुत बार कर चुके हैं, तो ये सब जो है कि मैं ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मीन्स ये जो है कि आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, तो ये जो है कि आई होप अंडरस्टैंड करेंगे आप। देन इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यस, जो है कि ये जो है कि हमारे जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट जो है कि इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना होगा तो वो जो है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे रिमूव किए जा सकते हैं। बाकी अगर इनको रिजाइन करना होगा तो भी ये लेटर टू द प्रेसिडेंट लिख के रिजाइन कर सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ सर्टेन फंक्शंस दिए हैं, आप एक बार इन फंक्शंस को पॉज करेंगे और पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या क्या करेक्ट है। तो इलेक्शन कमीशन के फंक्शन में पहला फंक्शन है कि कंडक्ट करेगा ऑल इलेक्शन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के, तो यस इट इज द करेक्ट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, तो ये भी करेक्ट है। और रिकमेंड द प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ द एनी स्टेट, तो ये जो है कि देखिए इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। सुपरवाइज करेगा डायरेक्ट कंट्रोल वर्क ऑफ द प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल लिस्ट, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 जो है कि करेक्ट है, जो कि आप ब्रीफली पॉज करके कर सकते हैं। यहाँ पे इमरजेंसी और ऐसा कुछ प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो कोई रोल नहीं होता इलेक्शन कमीशन का। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन जो है कि रिलेट करता है इलेक्शन कमीशन से। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डायरेक्ट कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, ये करेक्ट है। कंडक्ट करेगा ऑल इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, ये भी। और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन, जो कि हमने ये तीनों स्टेट में ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देखे थे। बस यहाँ कह रहा है कि टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर, तो ये जो है कि आपका गलत है, जो कि हमारे जो है कि इलेक्शन कमीशन से जो है कि नहीं रिलेट करता है कि यहाँ पे कोई भी प्रोविजन बनाए इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन हम ऊपर पढ़ चुके हैं। देन जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन जो कि नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पे देखिए कौन सा लोकल बॉडीज के इलेक्शन, बाकी ये सब जो कराता है, मैंने बताया ना जो कि इसका काम है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है, जो कि अंडर आर्टिकल 243 के और ZA में जो है कि फॉर्मेशन है, ये पंचायत के कराते हैं, म्यूनसिपैलिटीज और लोकल बॉडी से कराते हैं, तो ये जो कि याद रखेंगे आप ब्रीफली। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे बात कर रहा है फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है। यहाँ पे जो कि सर्टेन फंक्शंस दिए हैं, देखिए स्पीकर डिप्टी स्पीकर के जो है कि इलेक्शन में इनका कोई रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे जो है कि स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि स्पीकर का जो है कि आपका जो है कि लोकसभा से अमंग द मेंबर जो कि चूज किए जाते हैं इंटरनल इलेक्शन के से। देन डिप्टी स्पीकर सेम, और चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, ये जो है कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, वो भी जो है कि लोकसभा राज्यसभा से इलेक्ट किए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, ये जो है कि नहीं कराते हैं, ये अपने स्पीकर वाला नहीं कराते हैं, बाकी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो वो कराते हैं हमारे इलेक्शन कमीशन, तो ये याद रखना है, यहाँ ये करेक्ट है बट ये इनकरेक्ट है।
तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। देन जो कि सेकंड क्या है, कंडक्ट इलेक्शन म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो ये मैंने बताया कि इसका काम है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट है, टू मेक द डिसीजन ऑन द डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द इलेक्शन, तो ये जो है कि सोनली सुप्रीम कोर्ट का काम है, तो जो है कि ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो हमारा डी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कि एक 5 मेंबर बॉडी है, तो नहीं, ये गलत है। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया अभी जो है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो है कि अभी करंट स्ट्रेंथ है, बट टाइम टू टाइम जो है कि पार्लियामेंट इसको जो है कि बढ़ाती घटाती रहती है, तो ये आपको याद रखना है। पहला स्टेटमेंट जो है कि क्या है, इनकरेक्ट है। देन देखिए सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ द होम मिनिस्टर डिक्लेयर द इलेक्शन शेड्यूल फॉर दी, तो ये जो है कि गलत है। इलेक्शन हो चाहे बाय इलेक्शन हो, ये जो है कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है डिक्लेयर करते हैं, हमारा इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए। देन थर्ड कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू, कोई भी स्प्लिट हो रहा है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी में, तो ये जो है कि हमने प्रीवियस सेशन में जब पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे क्वेश्चन देखा था, तो ये जो है कि करेक्ट है, तो सी डी इसका आंसर हो जाएगा। ओनली 3 जो है कि खाली थर्ड स्टेटमेंट जो है कि यहाँ करेक्ट है, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके जो है कि पढ़ेंगे, तो जो है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन से क्या रिलेट नहीं कर रहा है, तो हमारा इशू द नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन, जो है कि ये जो है कि नहीं होता है। नोटिफिकेशन जो है कि हमारा जो है कि कौन निकालते हैं, इशुएंस ऑफ द नोटिफिकेशन नॉट फंक्शन है, ये जो कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा के प्रेसिडेंट जो है कि इशू करते हैं कि अब इलेक्शन कराए जाएंगे, तो जो है कि ये याद रखिएगा। और स्टेट लेजिस्लेटिव हो और जो है कि काउंसिल का हो, तो वो गवर्नर जो है कि नोटिफिकेशन को जो है कि जारी करते हैं। कहा देखिए सारा जो है कि इलेक्शन कमीशन का पर जो है कि ये नोटिफिकेशन इशू नहीं करता है, तो ये आपको याद रखना है, तो ये इसका आंसर होगा। बाकी ये सब जो है कि सिंबल और वैलिडिटी इलेक्शन और पीसफुल कंडक्ट कराने के, ये सब जो है कि हमारे फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन है, बाकी इशू करना नोटिफिकेशन ये नहीं है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू दी इलेक्शन प्रोसेस में क्या करेक्ट है, ये देखना है, तो हमें बताना है कि बाकी यहाँ पे एक करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे, तो बाकी देखते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन जो है कि इशू करता है इलेक्शन कमीशन, मैंने ऊपर बताया, ये जो है कि नोटिफिकेशन कौन प्रेसिडेंट करता है, तो ये स्टेटमेंट जाएगा गलत। देन जो है कि रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्शन मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड नोटिस फॉर द इशूड बाय द होम मिनिस्ट्री और स्टेट डिपार्टमेंट, ये भी गलत, कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। देन जो है कि रिकमेंडेशन जो है कि इलेक्शन कमीशन जो कि नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट और गवर्नर करेंगे, तो ये करेक्ट है, ऊपर हमने देखा था। देन ये भी कह रहा है कि इशू करेंगे इलेक्शन कमीशन डन, तो ये भी गलत है, हमारा सी इसका आंसर होगा, तो जो है कि ब्रीफली आप एक बार इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन हैज बीन अडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन सिस्टम, जो है कि अडॉप्ट किया गया है इंडिया में, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज, यस, ये आर्टिकल 326 में मेंशन है कि सबको जो है कि राइट टू वोट है, मींस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, यहाँ पे सबको एक वोट दिया जाता है, जो भी हमारे 18 ईयर से अब होंगे, पहले 21 था, इसको जो कि रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया गया था, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन जो है कि हमारे ऐसे होते हैं। बाकी सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट, ये भी है, क्योंकि ये हमारे जो है कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में यूज होता है, जो कि हमने बहुत ब्रीफली समझा हुआ है, तो ये दोनों करेक्ट हुए। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो लिस्ट ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये जो है कि नहीं है, और कम्युनिटी वोटिंग फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन, तो ये दोनों नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट होगा कि हम डायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं। दूसरा, इनडायरेक्ट इलेक्शन में हम क्या करते हैं, आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टू द सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट बाय द सीक्रेट बैलेट जो कि कराते हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का होता है। बाकी ये ब्रीफली आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये कौन सा हु डिसाइड, कौन डिस्प्यूट डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि हमारे 10 शेड्यूल में है, तो ये जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि कंसल्टेड विद द इलेक्शन कमीशन जो कि डिसाइड करेंगे किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो जो है कि आप याद रखेंगे डी इसका आंसर होगा, जो कि आर्टिकल 103 में जो कि बात मेंशन है, ये आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो व्हाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ, तो ये जो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओपिनियन को जो है कि ऑब्टेन करेंगे, तो ये आपको याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन राइज हो रहा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट किसका ओपिनियन लेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लेंगे। फिर जो है कि वो जो है कि आपके 10 शेड्यूल के जो है कि रूल्स में देखते हैं, बाकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में देखा जाता है, तो ये सब जो है कि चीजें फॉलो होती हैं। देन जो है कि अंडर आर्टिकल 103, ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट सेल ओपिनियन जो है कि लेंगे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, तो ये जो है कि किसका लेंगे, तो ये जो है कि इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन लेंगे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है कि इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है, मींस किसकी, इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर इलेक्टेड और जो है कि लूजेस हिज डिपॉजिट, इट मूव्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द कंटेस्टेड कैंडिडेट, तो जो है कि क्या है कि जो भी स्टेट असेंबली में है जो कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है
इलेक्टेड लूजेस दी हिज डिपॉजिट, इट मींस वो लार्ज नंबर ऑफ द कंटेस्टेड कैंडिडेट से जो है कि हारा हुआ है। तो जो है कि ईच कैंडिडेट हैज टू डिपॉजिट सिक्योरिटी मनी, और डिफीटेड कैंडिडेट फेल करते हैं तो 1/6 ऑफ द वैलिड वोट अगर नहीं पा रहे हैं तो वो जो है कि अपनी सिक्योरिटी मनी को लूज कर देंगे। तो ये जो है कि प्रोविजन याद रखना है आपको। देन जो है कि नेक्स्ट है डिस्प्यूट टू द डिस्क्वालीफाई द पर्सन डिक्लेयर कन्विक्ट बाय द कोर्ट ऑफ द, जो कि मेट करते हैं तो ये पार्लियामेंट जो है कि इस पर डिसीजन लेते हैं। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं असर्शन और रीजन है, तो हमें बताना है क्या करेक्ट है। तो जो है कि यहाँ पे असर्शन करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलोड बाय द पॉलिटिकल पार्टी एज सून एज द इलेक्शन इज अनाउंस्ड। यस, जो है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है कि इलेक्शन जैसी नोटिफिकेशन आएगा आपको, जिसे आचार संहिता कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है कि अप्लाई हो जाता है। देन रीजन करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, तो ये जो है कि यहाँ पे गलत है, ये पार्लियामेंट इनेक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे ये करेक्ट है, रीजन गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हैं, ये सर्टेन सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो है कि इलेक्शन के टाइम पे फॉलो अप करनी होती है, और ये फॉर्मुलेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इसको फॉर्मुलेशन कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट करता है, ना कि पार्लियामेंट। तो जो कि आप याद रखेंगे। देन राइट टू वोट और इलेक्टेड इन इंडिया इज क्या है, हमारा एक जो है कि लीगल राइट है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है इन द आर्टिकल 326। ठीक है, तो जो है कि आप ये याद रखेंगे, राइट टू वोट इज द लीगल राइट इन इंडिया। देन जो है कि राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड जो है कि किसमें है, तो ये जो है कि लीगल राइट अंडर एन एक्ट है। तो जो है कि आप ये यहाँ से पॉज करेंगे, राइट टू वोट जो है कि आपका एक लीगल राइट है, सुप्रीम कोर्ट मेड आउट ऑफ दिस। यहाँ पे लीगल राइट जो है ऑफसेट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर, वेयर इज फंडामेंटल राइट जो है कि ट्रांजिशनल कैरेक्टर के होते हैं, जो कि हमने अपने फंडामेंटल राइट चैप्टर में पढ़ा था। और ये जो है कि यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज जो है कि आर्टिकल 326 में जो है कि लिखा हुआ है। देन जो है राइट टू वोट इन इंडिया इज ए लीगल राइट अंडर द केस, जो है कि देखिए लीगल राइट बोला गया था इन 2009 जो है कि कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है कि राइट टू वोट है नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल राइट, मियरली स्टेचुटरी और लीगल राइट है। देन जो है कि वोटिंग राइट बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 ईयर वाज एक्सरसाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन ऑफ द 1989 में जो कि किया गया था, जो कि 16 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 ने जो है कि हमारी एज जो है कि 21 ईयर से रिड्यूस करके कितनी कर दी थी, 18 ईयर्स कर दी थी। तो ये आपको याद रखना है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एज जो है कि रिड्यूस करके 21 साल से 18 साल की गई है। ये आपको याद रखना है, जो कि यहाँ से इंप्लीमेंट हो गया था और जनरल इलेक्शन ऑफ दी 1989 में यूज किया गया इसको। देन जो है कि लोअर एज जो है कि किसने किया था, तो ये हम पढ़ के आए 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया था। देन जो है कि अगेन सेम क्वेश्चन किसने किया, ये जो है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न विद दिस 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये लोअरिंग द एज ऑफ द वोटर्स, जो है कि वोटर्स की एज को जो है कि कम करने के लिए जो है कि ये अमेंडमेंट आया था। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल देखिए 326 जो कि बार बार मेंशन करते आ रहा हूँ। इसी आर्टिकल में जो है कि आपका यूनिवर्सल जो है कि अपना एडल्ट सफरेज लिखा हुआ है कि सबके पास एक वोट का अधिकार है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा गया कि आर्टिकल 226 में जो है कि आपके जो है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एक वोट है, राइट टू वोट जो है कि मीन जो है कि हर इंसान को एक वोट दिया गया है, तो आर्टिकल 326 में दिया गया है। यहाँ पे जो है कि लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन दिस, तो ये कि लीगल एज कितनी बनाई गई, यहाँ पे 18 साल बना दी गई थी, जो कि लोअर एज कर दिया था हमारे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड करेगा, तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके इन स्टेटमेंट को। इट विल बी द बेसिस ऑफ द एडल्ट सफरेज, तो यस मीन जो है कि हर पर्सन के पास एक वोट होगा। फिर देयर विल बी ओनली वन इलेक्टोरल रोल फॉर एवरी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो यस मीन आप जो है कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही बार वोटर लिस्ट में अपीयर हो सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। फिर रिलीजन रेस सेक्स एक्सेट्रा विल नो प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द, ये जो है कि कोई भी जो है कि रोल प्ले नहीं करता है, बस आप जो है कि आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए जो कि आप सिटीजन है, और बाकी जो है कि कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है कि जो कि आप जो है कि वहां से ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में जो है कि आपके जो कि मम्मी पापा की वोटर लिस्ट से जो है कि आप फर्स्ट अपीयर हो रहे हैं, तो वो जो है कि उनको एविडेंस लेके आपका वोटर लिस्ट में नाम डाल दिया जाता है। देन पॉलिटिकल पार्टीज विल बी फ्री टू हैव देयर नॉर्म्स, तो ये कि पॉलिटिकल पार्टी अपने किसी भी नॉर्म्स को लेकर रख सकते हैं, तो यहाँ पे चारों ही करेक्ट है अबाउट दिस इलेक्शन, तो यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन की बात है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है रिलीज इन इंडिया, तो विच आर्टिकल के अंडर, तो जो है कि यहाँ पे ये याद एक से ज्यादा कहिए, तो ये आर्टिकल 83, 85, 72, 174, 356 में जो है कि इसको जो है कि देखा गया कि जो है कि आर्टिकल अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना हो तो इतने प्रोविजंस को हमें अमेंड करना होगा, क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, जिसमें देखिए कि आपके स्टेट के और जो है कि यूनियन की जो है कि दोनों इलेक्शन जो है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन जो है कि सिंक करने चाहिए, तो इसमें जो है कि 83, 85 ये प्रोविजन जो है कि अमेंडमेंट जो है कि नीड करेंगे।
देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि रिगार्डिंग द एग्जिट पोल इज करेक्ट। तो एग्जिट पोल के बारे में क्या करेक्ट है, तो वन बाय करके देखते हैं। एग्जिट पोल जो है कि एक टर्म यूज है टू पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ द वोटर इन दी कैंडिडेट्स इन हुज फेवर दे एक्सरसाइज दी देयर फ्रेंचाइज। तो ये जो है कि एग्जिट पोल की टेक्निकल डेफिनेशन यही है। बाकी जो है कि एग्जिट पोल जो है कि ओपिनियन वन ऑन द सेम, तो ये सब जो है कि स्टेटमेंट गलत है कि आपके मोस्ट एग्जैक्टली प्रेडिक्टेड होता है, तो मोस्ट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं होता है। ये जो कि मीडिया चैनल जो है कि अपने जो भी मीडिया चैनल इसको परफॉर्म करेंगे, पहली बात तो जो भी मीडिया चैनल इसको परफॉर्म कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए इलेक्शन कमीशन से, और जो है कि आपके वोटिंग जो है कि खत्म होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद उसके एक घंटे के बाद जो है कि ये लोग कर सकते हैं एग्जिट पोल, जो कि आप ये सब नॉलेज जो है कि थोड़ा रिटेन कर सकते हैं। ये इसका आंसर है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट जो है कि गलत है। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टर जो है कि लोकसभा में इलेक्शन में जो है कि 2019 में 1 मिलियन, तो 1 मिलियन पे 10 लाख वोटर्स, ये जो है क्या है, तो जो है कि हमारे दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम इतने थे, और अभी तो जो है कि बहुत ज्यादा है। करंट जो है कि वोटर लिस्ट जो है कि आप इलेक्शन कमीशन की साइट को विजिट करेंगे या गूगल पर डालेंगे तो टोटल आपको वोटर जो है कि पता चल जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करना है हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है कि, और बताना है कि क्या यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन इंडिया देयर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंडक्टिंग वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम देयर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो यस जो है कि ऐसा जो है कि कोई लॉ रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। देखिए ये जो है कि बहुत पुराना ये आईएएस क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है कि आप एक हरियाणा के मेंबर थे, उनका नाम शायद कुछ देवी करके था, मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो इसको आप जो चेक कर लीजिए। वहां पे जो कि जजमेंट को दिया गया था, एक नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट फ्रॉम कंस्ट्रक्टिंग इन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये गलत है। आप जो है कि देखिए लड़ने को अगर जो है कि आप पहले जो है कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है कि फाइल कर देते थे और एक जगह से जीत जाते थे या दो जगह से, तो जो है कि वहां पे जो है कि एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी, तो इसको जो है कि बाद में रोका गया। तो ये जो है कि आपका गलत हो जाएगा। देन जो है कि लोकसभा इलेक्शन जो है कि श्री देवीलाल कंटेक्ट था, तो ये सॉरी यहाँ पे देखिए सामने ही नाम है, और मैं कह रहा था कि मैं बोल रहा था देवीलाल जो है कि हरियाणा के वहां से 300 लोकसभा इलेक्शन में से लड़े थे। तो ये जो है कि आपका करेक्ट है। बाकी एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स कैंडिडेट कंटेक्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिज और हर पार्टी जो है कि कॉस्ट वाइज इलेक्शन जो है कि ये करेगी। तो ये जो है कि गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक से एक कर सकते हैं, तो यहाँ सेकंड करेक्ट हुआ, बाकी ये दोनों जो है कि गलत हो जाएगा। तो डी बी जो है कि हमारा इसका आंसर है। इसको जो है कि हमारे आप देख सकते हैं कि सेक्शन 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में ये है कि एक पर्सन जो है कि नॉमिनेट एज द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन इन द केस ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल मोर देन 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इन केस ऑफ दिस होगा कि मीन जो कि जनरल इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट फॉर मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ स्टेट। तो जो है कि यहाँ पे जो है कि पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है कि 91 में जो भी ये श्री देवी जी लाल जी थे, उन्होंने जो कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन किया था। बाकी जो है कि सच प्रोविजन जो है कि अभी रूल्स में कोई नहीं है कि देयर इज नो सच प्रोविजंस, तो ये जो है कि इनकरेक्ट है। तो जो है कि आप देख सकते हैं ब्रीफली इसको एक बार पॉज करके। आई होप ये जो है कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें हमें यहाँ पे बताना है कि कंसीडर यहाँ करनी है सर्टेन रिसेंट अमेंडमेंट अबाउट दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1996। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन जो है कि काफी पुराना है, तो अब तक जो है कि कई बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो इसको जो है कि मैं स्किप कर रहा हूँ। इसको जो है कि थोड़ा ये अपडेटेड फॉर्म में रहेगा तो ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट फ्रेम करनी होगी, क्योंकि इसके लेटर भी जो है कि अमेंडमेंट आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है कि आप एक बार ब्रीफली पॉज करके आप इसको जो है कि पढ़ लीजिएगा स्टेटमेंट को, जो है कि बाकी जो है कि इसके रिसेंट अमेंडमेंट के बारे में जो है कि हम कभी और डील करेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है कि रिकमेंडेड, तो इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो जो है कि गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है कि इसके ऊपर जो है कि ये कमेटी को बनाया गया था। देन जो है कि अगेन दिनेश गोस्वामी कमेटी, तो ये रिलेट करती है इलेक्टोरल रिफॉर्म से, तो जो है कि ये बात करेंगे आप, देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म से, ये आपको कमेटी का नाम याद रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है कि हमें सर्टेन जो है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दिया गया है और बताना है कि क्या इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ दिस 543 सीट्स ऑफ द लोकसभा 84 आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, 44 जो है कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये जो है कि स्टेटमेंट आपका जो है कि करेक्ट है, तो रिजर्वेशन ऑफ द सीट जो प्रोवाइडेड है। देन जो है सॉरी ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो है कि 84 सीट्स रिजर्व नहीं है, 84 नहीं है। यहाँ पे देखिए जो डिलिमिटेशन कमेटी है उन्होंने जो कि 543 सीट्स में से 84 रिजर्व की थी शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 की थी एसटी के लिए। तो यहाँ पे देखिए 44 सीट्स लिखा है एसटी के लिए, तो ये 84 तो सीट सही है, बट यहाँ पे 47 सीट्स है, तो ये जो है कि गलत स्टेटमेंट हो जाएगा।
देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो सेकंड डिसीजन ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व बाय द डिलिमिटेशन कमेटी। तो डिलिमिटेशन कमेटी जो है कि डिसीजन को होल्ड करती है, तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी जो है कि डिलिमिटेशन कमेटी जो है अपॉइंट करते हैं लोकसभा स्पीकर, तो ये भी जो है कि गलत है। तो जो है कि हमारा सेकंड ओनली करेक्ट होगा, जिसका आंसर हो जाएगा सी। डिलिमिटेशन कमेटी कौन अपॉइंट करता है? ये जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है अंडर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो विद रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन जो है कि हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे जो है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये जो है कि गलत है। सॉरी, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि उसको जो है कि कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यहाँ कैन होता तो सही गलत हो जाता। मीन जो है कि कैन नॉट चैलेंज, जो डिलिमिटेशन कमेटी के जो है कि डिसीजन को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। Then when the order of the delimitation committee are led before the Lok Sabha और state assembly, तो no modification can be done in this order। तो जो है कि किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है। तो जो है कि नो मॉडिफिकेशन कैन बी डन, तो ये जो है कि करेक्ट है। तो जो है कि याद रखेंगे, यहाँ पे सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मीन डिलिमिटेशन कमीशन जो है, अगर कोई भी ऑर्डर दे रहा है तो वो कहीं भी चैलेंज नहीं हुआ इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, और जो है कि कोई भी लेट रिपोर्ट रख दे रहा है लोकसभा और स्टेट असेंबली पे, तो कोई भी मॉडिफिकेशन उस ऑर्डर में नहीं बनाए जाएंगे। तो ये जो है कि दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अब तक जो है कि 5 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनी है, 52, 63, 73 और 2002 में। और अभी लेटेस्ट हिंदी मार्च 2020 फॉर्म की थी, जो कि अभी काम नहीं कर पाई, और जो है कि अब सेंसस आने के साथ साथ डिलिमिटेशन का भी काम होगा, जो कि ये पोस्टपोन कर दिया गया था। तो जो है कि ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सर्टेन असर्शन और रीजन दिया है और बताना है हमें कि करेक्ट क्या है। तो आइए, असर्शन क्या कह रहा है कि ये जो कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन टू सम एक्सटेंट। तो यस जो है कि ये करेक्ट है। रीजन भी जो है कि आपका कह रहा है कि सिस्टम ऑफ proportional representation enables the representation to the types of the group based on the ethnicity, gender और interest। तो यहाँ दोनों ही ये करेक्ट है और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, जिसका ये आंसर हो जाएगा। तो आप ब्रीफली देख सकते हैं कि जो भी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम माइनॉरिटी की टू द सम एक्सटेंट, और जो है कि आपके ये जो कि जितने टाइप ऑफ ग्रुप इंटेंसिटी, जेंडर, इंटरेस्ट, इनके आइडियोलॉजीज को करता है। तो आप जो है कि ब्रीफली ये याद रखेंगे, जिसका ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एट द इलेक्टोरल मैकेनिज्म एंश्योर का क्या करता है? ये जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज को ये एंश्योर करेगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है यहाँ पे आपका जो है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नॉट नेसेसरी फॉर द कंट्री वेयर टू पार्टी सिस्टम हैज डेवलप्ड। जो है कि 2 पार्टी डेवलप है, तो वहां पे जो है कि नेसेसरी नहीं है। तो ये जो कि याद रखेंगे आप। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वर्जन ऑफ दी वीवीपैट, जो कि अपनी वोटर वेरीफाइड जो कि पेपर ट्रेल मशीन होती है, जो कि इसमें जो है कि क्या है, ये यहाँ पे M3 यूज फॉर दी वोटिंग दी M3 क्या है? M3 वर्जन ऑफ दिस जो कि 2019 में जो कि यूज किया गया था, जो कि थर्ड जनरेशन ईवीएम के साथ जो है कि इसको इंटीग्रेट किया गया था। तो ये जो कि आपको याद रखना है कि ये M3 वर्जन है। एज सच ये तो थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज है, इसको याद रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर कमीशन कब बना था? तो ये जो है कि आपका 1989 में जो है कि बनाया गया था 3 मेंबर कमीशन। उससे पहले जो है कि टाइम टू टाइम ये याद रखना है बस आपको, 3 मेंबर कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर कब बनाया गया था? इन द ईयर 1989। तो ये जो कि आप ब्रीफली यहाँ से पास करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नॉट अ मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो ये जो है कि आप इसको स्किप करेंगे। देन जो है कि कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो यहाँ पे जो है कि हमें फैक्ट्स दिए गए हैं। 2021 में ये क्वेश्चन आस्क किया गया था कि सुमर सेन जो है कि उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी और रमा देवी जो है कि फर्स्ट वुमन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी। तो यहाँ दोनों ही करेक्ट है, जो कि आप ब्रीफली पॉज कर सकते हैं। और जो है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और साथ में उनके इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो इनका नाम मैं बताता हूँ, जी से स्टार्ट होता है। जी के नाम से जो है कि आप इनको जो है कि रिकॉल कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आप मुझे। देन जो है कि पहले वुमन जो है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वीएस रामा देवी है। यहाँ पे जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि नेशनल वोटर्स डे, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को जो है कि नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। देन यहाँ पे हमारा इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन चैप्टर का। तो नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे जितने भी इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चन है वो खत्म हो गए हैं। आई होप जो है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब नाउ हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जितने भी क्वेश्चन है, तो इनको देखेंगे हम। तो आइए वन बाय वन करके हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। और बिफोर हम क्वेश्चंस में मूव करें, आप जो है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला जो है कि मैंने देखिए फंडामेंटल राइट चैप्टर में तो ये आपको समझाया ही है। बाकी जो है कि इसकी एक अलग से वीडियो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सोर्स करके एक
पॉलिटी मेड सिंपल वाली सीरीज में एक लेक्चर है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को अच्छे समझाया है, और बाकी मैंने इसका जो है कि एक क्लिप काट के उस सीरीज में जो है कि अपलोड कर रखा है, तो आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के प्रोसेस को वहां से फॉलो कर सकते हैं। मीन्स वहां पे मैंने पूरा समझाया कि कैसे बिल पास होगा, क्या क्या मेजोरिटी है, सारी मेजोरिटीज को एक्सप्लेन किया है। और बाकी आपने इस सीरीज को फॉलो किया है तो फंडामेंटल राइट चैप्टर में मैंने इसका जो है कि क्विक रिवीजन दिया था, वहां पे मैंने सारी मेजोरिटी ये सब जो है कि आपको अच्छे समझा दी थी। अगर आप जो है कि उसको फॉलो करके आएंगे तो ये क्वेश्चन जो है कि थोड़े और इजीली एक्सेस हो जाएंगे। देन हम इसी के साथ अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 368 के बारे में, जो कि कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, ये हमारे 20 में मेंशन है, जो कि हमारा आर्टिकल जो है कि 368 जो कि बात डील करता है किससे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से डील करता है। तो पहला जो है कि असर्शन कह रहा है कि अंडर दिस 368 पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये करेक्ट है? तो यस करेक्ट है। और रीजन क्या है? पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे जो है कि दोनों ही करेक्ट है, और ये जो है कि करेक्ट जो कि रीजन जो है असर्शन को जो है कि एक्सप्लेन कर रहा है करेक्टली। तो जो है कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट ट्रू, मींस अंडर द आर्टिकल 368 पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस रिगार्ड में क्या याद रखना है हमें, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज गिवन इन दी केस वन भारतीय जजमेंट इन दी 1973, जो कि हमारे जो है कि डॉक्ट्राइन से जो है कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन जो है कि इवॉल्व होकर आई है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, इसको आप यहाँ से ब्रीफली भी देख सकते हैं पॉज करके, जो कि एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है 368 में, जो कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास बाय द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली जो है कि पास होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मीन जो कि देखिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सीएबी कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मीन जो कि लोकसभा या राज्यसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा में इनिशिएट हो सकता है वो बिल, और ये दोनों सेपरेटली पास होना चाहिए। मीन्स लोकसभा में जो है कि आप जो है कि डिस्कस करके पास कर सकते हैं, देन जो है कि राज्यसभा में डिस्कस होकर पास होगा, या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो यहाँ से दोनों जगह सेपरेटली पास होगा, फिर जो है कि प्रेसिडेंट उस पर असेंट देंगे, अपने प्रेसिडेंट जी उस पर जो है कि अपनी एसेंट को देंगे, तब वो जो है कि एक्ट बनेगा। तो ये जो है कि चीज आपको याद रखनी है, ये जो है कि दोनों ही पास होने चाहिए अलग अलग में। बाकी मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल जो है कि ये सब जो है कि इन पे जो है कि अलग अलग प्रोविजन है। ये तो खाली मनी बिल हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और राज्यसभा में इसमें ज्यादा से नहीं होता है, बस वो जो है कि उसको रिव्यू करके वापस कर सकते हैं। फाइनेंस बिल सेम, जो कि दो टाइप के होते हैं, जो कि हमने पढ़े 1 और 2। और ऑर्डिनरी बिल पे जो है कि देखिए हमारी कोई भी डेडलॉक हो रहा है तो इसमें जो है कि प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 108, जहाँ पे ज्वाइंट सेटिंग करके जो है कि रिजॉल्व किए जा सकते हैं। तो इसमें जो है कि ये है कि साथ में बैठकर रिजॉल्व कर सकते हैं, और अब तक 3 ही बार ये हुआ है, जो कि हमने प्रीवियस सेशंस में देख रखा है। इसको आप यहाँ से ब्रीफली देख लेंगे। तो जो है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो कि मेजोरिटी होनी चाहिए कितनी, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो है कि जिस टाइप का बिल होगा उस टाइप की मेजोरिटी रखती है, चाहे वो सिंपल, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट। ये फेडरल प्रोविजंस के लिए लगती है, और ये जो है कि 3 टाइप की होती है अंडर आर्टिकल 368, 61 और जो है कि अदर अदर प्रोविजंस में, जो कि हमने प्रीवियस सेशंस में देख रखा है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड आर्टिकल 368 के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जो है कि कमेंट कर सकता है किसके अंदर, 368 के अंदर अमेंड किया जा सकता है। फिर कोई भी अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में वो इनिशिएट होना चाहिए इन दी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि हमारे जो कि यहाँ से आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, कैन बी प्रेजेंटेड आइदर हाउस इन दी लोकसभा और दी राज्यसभा। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये जो है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास अमेंडमेंट पावर नहीं है, कहीं कहते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर में असेंबली जो है कि इंट्रोड्यूस करी तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा याद रखिएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट कहाँ की इनिशिएट किया सकता है, लोकसभा राज्यसभा, यहाँ जो कि कोई नहीं है, तो यहाँ पे 1 और 2 जो है कि आपका करेक्ट आंसर होगा डी। स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट उनके वो के पास पावर नहीं है, प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है अंडर दी आर्टिकल 123, वो भी विद इन टाइम फ्रेम जो है कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा से पास होना चाहिए। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, विद इन 6 मंथ जो है कि प्रेसिडेंट के पास अमेंडिंग पावर, ऑर्डिनेंस पावर होती है, ना कि कोई इंट्रोड्यूस करने की। तो यहाँ 1 और 2 सही करेक्ट होगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ 368 टू, यहाँ पे 368 में अमेंडमेंट में कह रहा है कि हमें यहाँ पे बिल कम्स टू राजस्थान असेंबली आफ्टर द पासिंग ऑफ द पार्लियामेंट टू रेटिफाई। तो यहाँ पे क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, कह रहा है कि रेजोल्यूशन कैन बी मेड पास बाय द असेंबली। तो यस जो है कि रेजोल्यूशन पास हो सकता है, और कैन बी रिजेक्टेड बाय द असेंबली, तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और नो अमेंडमेंट शैल प्रपोज इन द रेजोल्यूशन। तो ये तीनों ही करेक्ट है। मीन जो है कि अगर कोई भी असेंबली से आ रहा है काउंसिल में, तो जो है कि ये सब चीजें जो है कि हमारे जो है कि आप जो है कि वहाँ पे रेटिफिकेशन देने की क्या क्या बातें हैं, तो ये जो कि है, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। इसका डी आंसर होगा, जो कि आर्टिकल 368 के 2 में अमेंडमेंट प्रोसीजर में है, जो कि आप यहाँ से जो कि देख सकते हैं, फेडरल प्रोविजन दिस और चैप्टर डील करते हैं। ये इसको एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द
हाफ ऑफ द स्टेट। तो किस किस जगह पे जो है कि देखिए आपके जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में आपकी स्पेशल मेजोरिटी और कंसेंट ऑफ द हाफ द स्टेट चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है कि आपका फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो यहाँ चाहिए होगा। राइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो इसमें नहीं, बाकी प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो यहाँ भी चाहिए होगा। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बाउंड्रीज तो इसमें भी जो है कि नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ पे जो है कि आपका आंसर क्या होगा 1 2 3 में। 1 2 3 में जो है कि फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है कि हमें कंसर्न ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट चाहिए होगा, जो कि आपके फेडरल स्ट्रक्चर से डील करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दी बाउंड्री, ये जो है कि हमारा आर्टिकल जो है कि 1 to 4 में जो कि डील होता है। आपके जो है कि आर्टिकल 2 में जो है कि बात है फॉर्मेशन ऑफ न्यू टेस्ट बाय सेपरेटिंग दी टू यूनियन स्टेट को 2 भाग में कर दे या 2 स्टेट को जोड़ दे या इससे जो है कि कोई यूनियन टेरिटरी नहीं बना दे। तो ये सब जो है कि आपके जो है कि आर्टिकल उसमें है। तो उसमें जो है कि सिंपल मेजोरिटी होती है और सब्जेक्ट टू दी इन दी आर्टिकल 4 लिखा हुआ है कि कोई भी टेरिटरी अगर किसी दूसरे नेशन को देनी है तब जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 जो है कि रिक्वायर होता है। तो ये सब जो है कि बातें आपको रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो ये हमारा गलत है। बाकी इन सब में जो है कि राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रोसेस जो है कि 368 जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस को चेंज करना है। फेडरल प्रोविजन जो है कि हमारा 7 शेड्यूल है जिसमें हमारी जो है कि फेडरल प्रोविजन जो है कि कॉन्करेंट स्टेट लिस्ट है, ये सब जो है कि बातें हैं। तो इनको करने के लिए आपको कंसेंट ऑफ दी हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर भी चाहिए होता है, जिसमें आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेजोरिटीज की बात है, तो ये मैं जो है कि थोड़ा इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस सेशंस में भी मैं इनको अच्छे से बता चुका हूँ। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर नॉट लेस देन वन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे ये 1 2 3 प्रोविजन होंगे। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट पार्लियामेंट और जो है कि लिस्ट होती है 7 शेड्यूल। बाकी एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कि आपकी सिंपल मेजोरिटी से या तो जो है कि बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट से जो कि हो सकता है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी जो है कि असेंबली जो है कि रिक्वेस्ट करे या जो कि पार्लियामेंट बाय दी लॉ जो है कि इसको अबॉलिश कर सकती है। तो इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या जो है कि कंसर्न ऑफ हाफ ऑफ स्टेट नहीं चाहिए होती। तो 4 गलत हो जाएगा और 4 गलत होते ही देखिए हम अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर पे आ जाते हैं। 1 2 3 सही है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट है अमेंडमेंट से रिलेटेड, हमें बताना है करेक्ट क्या है। तो कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड आइदर इन दी इंट्रोड्यूस इन दी बिल इन दी लोकसभा ओनली। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यहाँ ओनली लिखा है, दैट्स करेक्ट इनकरेक्ट। फिर जो है कि सच अमेंडमेंट सीक्स टू मेक द चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्ड रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, मींस जो है कि वो प्रोविजन है कि फेडरल स्ट्रक्चर को करना होगा तब जो है कि हाँ कंसर्न ऑफ द हाफ ऑफ स्टेट लगेगा, नहीं तो स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। तो यहाँ नाइदर 1 और 2 दोनों ही करेक्ट इनकरेक्ट है, तो यहाँ दोनों ही गलत है, कोई भी करेक्ट नहीं है। देन नेक्स्ट कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर में हमें बताना है कि यहाँ पे क्या क्या जो है कि अनमैच्ड है। तो ये मैचिंग दी हुई है, आई होप। यहाँ पे बताना है कि विच इज द अनमैच्ड इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस में इसमें से क्या क्या चीजें नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर जो है कि आप एक बार इसको ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो बाकी जो है कि आपके अपने आप जो है कि गेन अप हो जाएगा। कि जैसे यहाँ पे जो है कि एक्सटेंशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर द सेंटर एंड स्टेट। तो ये जो है कि क्या कह रहा है कि हमारे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस से अनमैच होना चाहिए। तो जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट का हो गया पावर हो गया, या इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, कंडीशन इन ऑफिस और टेन्योर और बाकी जो है कि ये। तो इसमें जो है कि खाली 4 5 और 6 जो है कि मींस 4 5 और 6 जो है कि आपका जो है कि क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन से मैटर नहीं है। देन कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सब जो है कि पार्लियामेंट जो है कि डिटरमाइन करता है। बाकी पावर को करना है तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसीजर से होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बदलने हैं या जो है कि ये सब जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को अगर चेंज करना है तो वो भी जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से होगा। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, स्टेट पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन, ये सब जो है कि डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए डज नॉट कवर दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस, क्या क्या कवर नहीं करता, जो कि ये चीजें कवर नहीं करता है। देन नेक्स्ट है कि यहाँ पे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि रेटिफाई हुआ था बाय द हाफ ऑफ स्टेट अंडर द आर्टिकल 3, तो ये जो है कि कौन सा है आपका थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1954 का। तो जो कि थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1954 जो कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो कि रेटिफाई बाय हुआ था हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, जिसने जो है कि री एनेक्ट किया था एंट्री ऑफ द 33 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। जिसमें जो कि क्या कहता है एंट्री 33 को कॉन्करेंट लिस्ट में, जो कि जानते हैं कि हमारे फेडरल प्रोविजन में जो है कि एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में 33 की एंट्री हुई थी, तो इस अमेंडमेंट एक्ट से, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो जिससे जो है कंसर्न ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लगा था। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इवेंट ऑफ द अपर हाउस रिजेक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास बाय द लोअर हाउस, तो क्या होगा।
द बिल हैज टू बी ड्रॉप, तुमने जो है कि रिजेक्ट कर दिया तो बिल को जो है कि उस बिल को पास नहीं माना जाएगा, वो जो है कि फर्दर एक्ट नहीं बन सकता, तो उस बिल को खत्म कर दिया जाएगा। बाकी ये सब जो है कि गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस प्रोसीजर में लिखा है कि लोकसभा राज्यसभा में सेपरेटली पास होना चाहिए। अगर लोकसभा उसको पास कर रही है, राज्यसभा रिजेक्ट कर दे रही है, तो बिल जो है कि ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए, और ये मनी बिल के रिगार्ड में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। मनी बिल होगा तो लोकसभा पास कर रही है तो राज्यसभा के पास सिर्फ जो है कि सजेशन देने की पावर है, और कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। तो जो है कि ये सब बातें जो है कि आपको याद रहनी चाहिए, जो कि प्रीवियस सेशन से ये नॉलेज गेन अप हो जाना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है और करेक्ट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर पीरियड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो है कि ये जो है कि गलत है, ये मनी बिल के उसमें जो होता है कि पीरियड रिकमेंडेशन चाहिए। बाकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो पीरियड रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को नहीं मांगता है, बाकी फाइनल असेंट को मांगता है, तो ये जो है कि गलत होगा। देन इसको गलत कर देते तो देखिए 111 एलिमिनेट हो जाता है, हम अपने आंसर पे आ जाते हैं। बाकी ये देख लेते हैं आंसर क्या है, 2 और 3 करेक्ट है। तो ये जो है कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि प्रेजेंट होगा, प्रेसिडेंट ऑब्लिगेटरी होता है एसेंट देने का। तो यस जो है कि पहले या तो जो है कि एसेंट पावर है, उसमें जो है कि क्या क्या मेंशन है, या तो बिल को जो है कि वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, या जो है कि दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेजेंगे। दोबारा अगर वो बिल आ रहा है तो मस्ट एसेंट देनी होगी उन्हें। और बाकी जो है कि विदहोल्ड कर सकते हैं एसेंट, जो कि पॉकेट वीटो हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेटमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि पास बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय द स्पेशल मेजोरिटी, और कोई भी प्रोविजन नहीं है ज्वाइंट सेटिंग का। तो यस जो है कि ये भी करेक्ट है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं है। ज्वाइंट सेटिंग अंडर आर्टिकल 108 किसमें है, ऑर्डिनरी बिल में है। तो यहाँ जो है कि आपका 2 और 3 करेक्ट होगा, 1 गलत होगा, जिसको आप यहाँ से ब्रीफली चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सर्टेन रिगार्डिंग स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, जो कि करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे जो है कि 368 जो है कि 2 मेथड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि मेंशन करता है। तो यस जो है कि 2 मेथड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द मेंशन, कौन कौन से, जैसे सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, जो कि 2 तरह से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और जो कि खाली इनिशिएट होता है लोकसभा में, ये गलत हो जाएगा। देन जो कि थर्ड कह रहा है कि कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो ये ज्वाइंट सिटिंग, तो नहीं, ये ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। ज्वाइंट सिटिंग के लिए जो है कि वो ऑर्डिनरी बिल होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेपरेटली पास होंगे। फोर्थ जो है कि करेक्ट है कि वीटो पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बिल में। तो 1 और 4 करेक्ट, सेकंड और थर्ड गलत, तो बी हो जाएगा आंसर। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पॉज करके, जो कि आपको जो है कि यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट पावर जो है कि वीटो जो है कि किस अमेंडमेंट से है। तो 24 अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि ये दिया गया था, जो कि आर्टिकल 74 में जो है कि मेंशन है। तो इसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो है कि क्या करेक्ट है, ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970 से जो है कि उनसे जो है कि इसमें जो है कि कुछ प्रोविजन ऐड किए गए। बाकी जो है कि ये 101st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से अमेंडेड बाय दी 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 में भी किया गया था। यहाँ दोनों ही करेक्ट है। इसने हमारे पार्ट 20 के 368 में जो है कि प्रोविजनल चेंज लाए थे, जो कि आप देख सकते हैं 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में 2 किया था कि फॉर्म द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। इस अमेंडमेंट ने क्या किया था कि आपकी जो भी पार्लियामेंट है पावर के अमेंड करने के फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। और जो कि मेड कंपलसरी कर दिया प्रेसिडेंट टू गेट दी एसेंट कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है तो प्रेसिडेंट को जो है कि एसेंट देना मस्ट है। तो ये 24 अमेंडमेंट से हो गया था। देन जो है कि 106 में 101st ने जो कि क्या किया कि इंट्रोडक्शन ऑफ द गुड सर्विसेज एक्ट किया था। तो ये जो है कि अमेंड किया था 101st अमेंडमेंट से, जो कि हमारा जीएसटी आया था। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है फर्स्ट बिल अमेंडमेंट कब पास हुआ था, 1951 में हुआ था, जो कि हमारा फर्स्ट शेड्यूल पास किया गया था। तो उसको जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट बिल जो है कि आर्टिकल दिस यहाँ पे जो कि खूब सारे अमेंडमेंट किए थे। और वहाँ पे 9 शेड्यूल ऐड किया गया था, फर्स्ट शेड्यूल नहीं, मैंने गलती से बोल दिया, 9 शेड्यूल, जो कि हमारा क्या है, जुडिशियल रिव्यू से जो है कि चीजों को परव्यू को हटाता है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि हमारे फर्स्ट बिल में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। तो ये हमारे 1951 में 9 शेड्यूल को जो है कि ऐड किया गया था। ये चीज आप याद रखने वाले हैं। देन जो है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है कि पास हुआ था 1951 में, रिलेट करता है किससे, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ द एग्रीगेरियन रिफॉर्म इन द सर्टेन केसेस में, जो है कि लैंड रिफॉर्म से जो है कि ये रिलेट करता है। जो कि 31 बी और ए और बी को जो है कि ऐड किया गया था, जिसमें जो है कि जुडिशियल रिव्यू पावर को कर्टेल किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है कि लैंड जो है कि रिफॉर्म्स के लिए। ये जो है कि सेक्शन जो है कि आप जो है कि एक वीडियो है छोटी सी पॉलिटीमेट सिंपल सीरीज में, जहाँ पे मैंने लैंड रिफॉर्म वाला पूरा जो है कि जो भी हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो है कि कैसे इवॉल्व हो गया है, तो वो आप यहाँ जो है कि देख सकते हैं, जिसका जो है कि मैं सोच रहा हूँ मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो वहां से वो विजिट कर सकते हैं। 15-16 मिनट का वीडियो है, आपको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर केस लॉ के थ्रू जो है कि रिवाइज हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि क्या है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था।
देन अगेन क्वेश्चन जो है कि सेम जो है कि यहाँ पे है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। देन जो है कि इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इन इंडिया में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज रिसेंटली वाइडली बिलीव टू बी एनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो ये जो है कि हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट से जो है कि हुआ था। देखिए सेम सेम क्वेश्चन है, तो इनको जो है कि बार बार जो है कि क्या मतलब हम इसको जो है कि वो करें एक्सप्लेन, तो आप ये ब्रीफली पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देन जो है कि एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कि शेल बी डिटरमाइंड बाय द मैनर ऑफ द पार्लियामेंट लॉ प्रोवाइडेड बाय, कि ये किससे इंसर्ट हुआ था, तो ये जो है कि आपका 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 से जो है कि ऐड किया गया था कि एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल बी डिटरमाइंड बाय द सच अथॉरिटी इन मैनर ऑफ द पार्लियामेंट में प्रोवाइड जो है कि प्रोवाइड करने के लिए। बाकी 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या था कि एंटी सेक्शनिस्ट बिल जो था, इट वाज डिजाइन्ड टू प्रिवेंट द लोकल पॉलिटिकल पार्टीज इन डिफरेंट रीजन विद इंडिया यूजिंग द इलेक्टोरल रिफॉर्म। और 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि क्या होता है डील्स विद द आर्टिकल आपके राइट टू प्रॉपर्टी में जो सेक्शन ए क्लॉज ए ऐड कर दिया गया था कि कुछ जुडिशियल रिव्यू से कर्टेल हो जाएंगे। देन 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है कि आर्टिकल 3 जो कि स्टेट को जो है कि क्लासिफाई किया था क्लॉज ए और ई में। तो ये जो है कि बात ब्रीफली याद रखेंगे। 15 to 16 और 17 18 जो है कि अमेंडमेंट क्या क्या बातें कर रहे हैं। देन जो है कि देखिए तो परवी पर जो है कि एंजॉयड इन इंडिया टिल कब कब अबॉलिश किया 1971 में जो है कि इसको अबॉलिश कर दिया गया बाय द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपको याद रखना है कि इज विद द स्पेशल राइट टू स्पेशल राइट, और परवी पर जो है कि किस कब अबॉलिश किया गया 1971 में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये अबॉलिश कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। फिर यहाँ पे हमें अमेंडमेंट दिए गए हैं और जो है कि मैच करना है, तो इसको जो है कि डायरेक्टली आप यहाँ से देख लीजिए। 13, 18, 39 और 52 अमेंडमेंट से क्या क्या चीजें की गई है। यहाँ पे नागालैंड से मेरिट प्रोविजन है, यहाँ टर्म को स्पेसिफाई किया गया स्टेट के। जन जो है कि 39 में जो है कि इलेक्शन ऑफ दी वाइस प्रेसिडेंट, इन सबको जो है कि कैन नॉट बी चैलेंज, जो है कि बाद में कर्टेल कर दिया गया था इसको भी। एंड 52 से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया है विच इज एडेड इन दी 10th शेड्यूल। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है और दोनों की हमें बताना कि यहाँ पे प्रोविजन जो है कि क्या क्या मैच कर रहे हैं। तो देखिए बाकी ये अमेंडमेंट आपको जो है कि रटना है, तो ये याद रखेंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने 21 से जो है कि 18 एज की दी थी हमारी वोटिंग की, और बाकी 44 जो है कि राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट को अबॉलिश कर दिया गया था। 38 से जो है कि जुडिशियल पावर को कर्टेल किया गया था। 42 से जो है कि सेकुलर जो है कि और अदर कॉन्सेप्ट जो है कि आपके ऐड किए गए थे। सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी जो है कि ऐड किए गए थे। 42 से जो है कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, इस टाइप ऑफ द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये सब जो है कि आपको याद रखना है। वर्ड सेकुलर जो है कि 42 से हुआ था, और कौन सा हुआ था, सोशलिस्ट हुआ था, और जो है कि हमारे प्रियम्बल में जो है कि इंटीग्रिटी वर्ड जोड़ा गया था। और इससे जो है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज भी रिकमेंड की थी इन दी 1976। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। देन जो है नेक्स्ट है, यहाँ पे अमेंडमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि यहाँ पे किससे जो है कि क्या मैच कर रहा है। तो इसको आई होप इस एक बार ब्रीफली पॉज करके आप इसको रीड आउट करेंगे, और यहाँ से हम सीधे देखेंगे कि यहाँ 69, 75, 80 और 83 अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें है। तो 69 अमेंडमेंट किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है हमारा दिल्ली को जो है कि स्पेशल यूनियन टेरिटरी का जो है कि स्टेटस दिया गया, जो कि हमारे आर्टिकल 239 में जो है कि प्रोविजन बनाए गए हैं। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि 75 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट लेवल रेंट ट्राइब्यूनल्स किया गया। 80 में जो है कि 10th फाइनेंशियल कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया। 83 में जो है कि नो रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट इन द अरुणाचल प्रदेश की जो है कि प्रोविजन मेंशन है। देन अगेन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए गए, अमेंडमेंट दिए गए और हमें बताना है क्या क्या। यहाँ जो है कि आप ब्रीफली जो है कि इसको पॉज करके पढ़ेंगे, बाकी ये सब रिपीटेड हो रहे हैं। 97 क्या है, 97 से आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अंदर आर्टिकल 19(1) सी मींस 19 के आर्टिकल 19 के सेक्शन 1 में क्लॉज जो है कि सब क्लॉज 3 में जो है कि ये ऐड किया गया था राइट टू दी कोऑपरेटिव फॉर्मेशन, जो कि 97 अमेंडमेंट से है। 81 हमने अभी देखा। 99 से क्या किया गया, हमारी जो है कि 4 जजेस केस जो है कि सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो याद करिए 4 जजेस केस पढ़ा था, वहां से जो है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जो है कि अबॉलिश किया गया था, और जो है कि क्या किया गया था, कोलिजियम सिस्टम को रिस्टोर किया गया था। तो ये याद रखेंगे। 91 से जो है कि लिमिट कर दिया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि नॉट मोर देन आपके कितने होना चाहिए 15%, 10% जो कि रिक्वायरमेंट रखी गई थी। तो ये आपको याद रखिए। ये बताइए कितने परसेंट रिक्वायरमेंट रखी गई थी, कमेंट सेक्शन में आप जो है कि मुझे बताएंगे कि काउंसिल ऑफ जो है कि मिनिस्टर जो है कितने परसेंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्या वो 10% है या 15% है। तो जल्दी से आप कमेंट करेंगे कि लिखेंगे 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, फिर लिखेंगे लिमिटेड बाय परसेंटेज का लिखेंगे वो। देन जो कि ये देख लेते हैं
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, तो 42nd मैंने बताया 1976 का हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, जो कि आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट रिगार्डिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यहाँ स्टेटमेंट दिया बताना है इनकरेक्ट कौन सा है, यहाँ गलत स्टेटमेंट बताना है ना कि करेक्ट, तो गलत बताना है हमें। तो पहला देखिए एडिट 3 वर्ड, अभी मैंने आपको ऊपर जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे। 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करता है, तो ये गलत है, इसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड की थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ओरिजिनली 10 की थी और 11वीं जो है कि लेटर ऑन ऐड हुई थी एजुकेशन वाली 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। बाकी जो है कि डायरेक्टिव जो है कि 39, 43 है, 47 में जो है कि करता है, तो ये भी जो है कि गलत है। यहाँ पे दूसरा तीसरा जो है गलत है, कि पहला सही है, बाकी ग्रांट करता है प्रेसिडेंट कंसल्टेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये दोनों जो कि हमारे गलत हो जाएंगे और ये हमारा सी आंसर हो जाएगा, जिसको आप यहाँ ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल को जो है कि अमेंडमेंट रिलेटेड टू दी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो यहाँ 42nd है, जिसमें जो है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो कि हमारी जो है कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज सेट की थी, लेटर ऑन इसको 11 कर दी गई थी बाय द अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें एजुकेशन वाला जो है कि जोड़ दिया गया था। देन जो है कि नॉट रिलेटेड ट्रू अबाउट द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से क्या इसमें से नॉट ट्रू मतलब गलत है। तो इसमें देखिए जनता दल गवर्नमेंट जो है कि कब लाई थी, 78 में लाई थी इसको, तो ये जो है कि करेक्ट है। बाकी जो है कि इसने जो है कि बहुत सारी चीजें चेंज की थी 42nd की, तो ये भी करेक्ट है। देन जो है कि ये दोनों स्टेटमेंट हमारे जो है कि नॉट ट्रू है, कि इन्होंने जो है कि फर्स्ट टाइम जो है कि मेड क्लियर किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट अगेंस्ट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये गलत है। बाकी अमेंडमेंट जो है कि रिटर्न कर दिया गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, जिसको आप पॉज करके एक बार ब्रीफली पढ़ लेंगे इनको, और ये दोनों प्रोविजन तो सही है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर रिकंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से दिया गया था, तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट है, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है करेक्ट। 44th अमेंडमेंट ने हमारे जो है कि आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था, प्लेसिंग दी प्राइम मिनिस्टर फॉर दी बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू, तो ये देखिए आपका जो है कि स्टेटमेंट गलत है, तो कोई ये जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं होते हैं, इनके सारे डिसीजन ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि जुडिशियली रिव्यू कर सकती है। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रक डाउन कर दिया था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो कि हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं 4 जजेस केस में, तो यहाँ पे आपको याद आ जाना चाहिए 20 का आंसर होगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, तो इसको आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो 36 में जो है कि बात कर रहा है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील कर रहा है एनजेएसी से, तो ये कौन से अमेंडमेंट से किया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को अबॉलिश करके 4 जजेस केस में जो कि कोलिजन सिस्टम को रिस्टोर किया गया था, तो 99th अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बैन कर दिया गया फ्लोर क्रॉसिंग बाय द मेंबर इलेक्टेड बाय द टिकट टू द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, तो ये जो है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये जो कि बैन किया गया था, जिसे बैन फ्लोर जो है कि बैन विच ऑफ द फॉलोइंग जो है कि हैज बैंड फ्लोर क्रॉसिंग द मेंबर ऑफ द पार्टी टिकट, तो ये जो है कि हमारे 52nd अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, जो कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे एंटी डिफेक्शन प्रोविजन से रिलेटेड कौन सा है, तो यहाँ पे जो है कि आपका फर्स्ट टाइम जो है कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि ये जो है कि एंटी डिफेक्शन प्रोविजन जो है कि हमारे 10 शेड्यूल में ऐड किया गया था, तो ये आप याद रखें कौन से 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये जो कि हम प्रीवियस सेशंस में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन, ये जो है कि किससे रिलेट करता है, डिफेक्शन से रिलेट करता है। फिर यहाँ पे ईयर ऑफ द डिफेक्शन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन अगेन यहाँ पे जो है कि बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ऑथराइजेशन ऑफ द टैक्स जो है कि हिंदी ऑथराइजेशन ऑफ द टैक्स जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 21 अमेंडमेंट से लाया गया, तो ये 58th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया, जिसमें प्रेसिडेंट जो है कि पावर करेंगे। ये हमारे जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी टैक्स भी होना चाहिए, तो यहाँ पे अंडर द 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987 अथॉरिटी टैक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज ऑथराइज्ड टू पब्लिश एज देयर हैज बीन द जनरल डिमांड फॉर द पब्लिकेशन ऑफ द ऑथराइजेशन ऑफ द टैक्स, और बाकी इससे कोई रिलेटेड लैंग्वेज प्रोविजन होते हैं पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के सजेशन पे इसमें जो है कि कोई भी लॉ बनाया जा सकता है। देन जो है कि नेक्स्ट है, यहाँ पे अमेंडमेंट जो है कि लोअर एज करने के लिए, तो ये 61st अमेंडमेंट है, जिसने 21 साल से 18 साल की एज कर दी थी, ये तो अब तक यहाँ पर रट जाना चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। देन अगेन यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन यही है कि 61st अमेंडमेंट एक्ट ने किया एज को रिड्यूस, फिर जो है कि 61st अमेंडमेंट एक्ट ने एज को रिड्यूस किया इन दी 1819। देन जो है कि अगेन जो है कि यहाँ पे नेशनल कैपिटल रीजन से बात हो रही है, तो ये देखिए हमारे 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने किया था, तो ये आप याद रखेंगे, जिसने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली जो कि आर्टिकल 239 ए में जो है कि चीज की थी, ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि अगेन यहाँ पे नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली जो है कि बनाई गई, तो ये 69th अमेंडमेंट एक्ट से बनाई गई।
और जो है कि फिर अगेन सेम क्वेश्चन, नेशनल कैपिटल रीजन 69 अमेंडमेंट एक्ट। फिर जो है यहाँ कह रहा है कि 79 अमेंडमेंट एक्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेट करता है, तो ये रिजर्वेशन ऑफ द SC ST इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि एक्सटेंड किया गया था। मीन जो है कि हम जानते हैं कि जो भी SC ST का रिजर्वेशन है वो जो है कि ऑन द टेम्परेरी बेसिस है कि जब तक वो इक्वल स्टेटस में आ जाएंगे तो उसके बाद जो है कि इनके खिलाफ जो है कि इक्वालिटी जो है कि आ जाएगी, तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है कि डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। तो देखिए पार्लियामेंट में भी जो भी SC ST को रिजर्वेशन मिलता है वो हर 10 साल पे एक्सटेंड किया जाता है। तो 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने किया था, फिर जो है कि 2009 में जो है कि 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने किया था 2019 तक का, फिर लेटर ऑन जो है कि अभी तक ये जो है कि एक्सटेंड होते हुए आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि ये रिलेट करता है किससे, रिजर्वेशन ऑफ द SC ST, और यहाँ पे ये अमेंडमेंट भी याद रखेंगे जो कि हमारा ये है जो कि, और बाकी 104th ने जो है कि इसको 2019 में अमेंड किया था जो कि लेटर ऑन 29 तक हो गया है अब ये। देन जो है कि देखें तो विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है कि SC ST से रिलेट करता है, 79 जो है कि देखा मैंने। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि डील करता है किससे, तो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है कि डील करता है आपके फ्री कंपलसरी एजुकेशन जो है कि हमारे 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट जो भी चाइल्ड होंगे जो कि हमारे आर्टिकल 21A में भी जो है कि मेंशन है, और आर्टिकल 45 में जो है कि इसने लैंग्वेज चेंज की थी, और 51A के 11 ड्यूटी जो है कि ऐड हुई थी बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो कि 6 to 14 ईयर्स के चाइल्ड को होगी। बाकी आर्टिकल 21 तो जानते ही हैं जो कि हमने 19 कृष्णा केस भी पढ़ा था। बाकी जो है कि राइट टू एजुकेशन जो कि ऐड हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जो कि हमारे आर्टिकल 21 को इंक्लूड करता है। बाकी 45 में जो कि एसेंस लैंग्वेज चेंज की गई थी। ये सब जो कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स की चैप्टर से आपको ब्रीफली याद आ जाना चाहिए। तो इसी को जो है कि मैट्रिक रिकॉल भी बोलते हैं। देन जो कि राइट टू एजुकेशन आपके 2002 में जो है कि बनाया गया था, जिसमें जो कि आपके आर्टिकल 21 को इंक्लूड किया गया जहाँ पे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये सब प्रोविजंस आप याद रखेंगे। देन अगेन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो कि क्या होता है, राइट टू एजुकेशन बिकम हुआ था एज ए फंडामेंटल राइट। तो जो कि हमने देख लिया ब्रीफली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है कि सेम है, यहाँ पे 21A किससे आया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। देन अगेन ये इसको आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन, ये जो है कि सेम है। बाकी ये सब जो है कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से शेड्यूल कास्ट और प्रोविजन को दो सेपरेट बॉडीज बनाया गया था जो कि आप याद रखेंगे कौन से, हमारा आर्टिकल जो 338 है 388 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा था कौन से वाले स्पेशल प्रोविजन वाले चैप्टर में। तो वहां पे जो है कि 388 को जो है कि सेपरेट करके कमीशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। 388 कैसे, नेशनल कमीशन फॉर दी शेड्यूल कास्ट बात करता है, और पहले जो है कि ST की भी यही बात करता था। फिर जो है कि दिस 89th अमेंडमेंट आया तो उसमें एक नया सेक्शन ए जोड़ा गया जिसमें 338A में जो है कि बात हुई हमारे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की। देन लेटर ऑन जो है कि इसमें 338B भी जोड़ा गया था जो कि हमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट की बात करता है। तो ये सब याद रखेंगे। बाकी जो है कि नॉट एक्सटेंड दी 15%, तो 15% 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कि सेंटर हो चाहे स्टेट हो 15% से ज्यादा जो है कि नहीं होने चाहिए। कहाँ है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मेंशन है। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे कि कोई भी जो है कि एक्सीड सीट नहीं करेंगे। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहा है जिसने क्या करता है, सीलिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री लगा कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है कि आपको अब तक रट जाना चाहिए, जिसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 75 जो है कि लोकसभा की बात करता है, 64 जो है कि स्टेट असेंबली की बात करता है। तो ये जो है कि आपको याद रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट अगेन सेम क्वेश्चन 15% का 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। देन नेक्स्ट जो है कि 59 जो है कि आपके 59 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि लिमिट करेगा साइज ऑफ द यूनियन मिनिस्टर। तो ये जो है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेम क्वेश्चन था। देन यहाँ पे जो है कि 90th बात कर रहा है कि 60th क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि ओबीसीज हैव दी 27% ऑफ द रिजर्वेशन, ये जो है कि किससे बनाया गया था, ये हमारा 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि पास हुआ था 2005 में, इससे जो है कि बनाया गया था। प्रोवाइडेड दैट दी 27% रिजर्वेशन फॉर दी ओबीसी इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और ये कहाँ मेंशन है, हमारे आर्टिकल 15 के सेक्शन 4 में। तो जो है कि वहाँ पे जो है कि ये सब चीजें मेंशन है। तो आपको ये फंडामेंटल वाले राइट चैप्टर से तो याद आ जाना चाहिए जो कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 27% ऑफ द रिजर्वेशन फॉर दी ओबीसी रिजर्व किया था। देन जो है कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक्ट की बात हो रही है 2012 में जो एनेक्ट किया गया था। ये किससे रिलेट करता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जो है कि रिलेट करता है, जिसने जो है कि हमारे आर्टिकल जो है कि इंडियन प्रोविजन में चेंज किया था जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि राइट टू फ्रीडम में सेक्शन 1 के 3 पार्ट में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट 3 में चेंजिंग। 43B
जो कि हमारे डीपीएसपी से रिलेट करता है, उसमें जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनेक्ट किया था। और पार्ट 19 बी जो कि हमारे आर्टिकल जो कि हम पंचायत वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो जो कि जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 जो है कि पंचायत से रिलेट डील करता है। पार्ट 9 ए में जो है कि म्यूनिसिपैलिटीज की बात है, और 19 बी में जो है कि इसकी बात है कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात है। तो कोऑपरेटिव की बात है, सोसाइटी की नहीं, कोऑपरेटिव की बात है। तो जो कि आर्टिकल जेड एच से लेकर जेड टी तक में जो है कि मेंशन है। बाकी आपका 243 से 243 ओ तक जो है कि क्या है, 243 ओ तक आपका क्या मेंशन है, ये आपका मेंशन है पंचायत के बारे में। देन 243 पी से लेकर 243 जेड 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 एच तक, जेड ई तक जो है कि जेड एच तक है, इसमें जो है कि देख लीजिएगा, ये जो कि म्यूनिसिपैलिटीज है। और बाकी जेड एच से लेकर जेड टी तक जो है कि आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट जो है कि देखें तो 62 में जो है कि क्या बात है क्वेश्चन में, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी 1901 सी 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देन जो है कि इससे देखिए कुछ रिपीट होंगे, जो कि 243 जे तक जो है कि क्या बात है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्ट करता है, डायरेक्टर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी जो है कि 21। तो जो है कि हमारे जो है कि यहाँ पे बात की है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कि कितने बन सकते हैं, 21 जो है की बात है। तो ये आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात है, तो ये जो है कि बात करता है कि अंडर दिस इंडियन जो है कि ट्रांसफर 51 एनक्लेव्स टू द बांग्लादेश, और बांग्लादेश जो है कि ट्रांसफर जो है कि 111 टू द इंडिया। तो ये जो है कि ये चीज आपको याद रखनी है। ये हमारे जो कि यूनियन टेरिटरी वाले चैप्टर में जो कि अच्छे से पढ़ा हुआ है कि 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हमारा ये वाला रीजन है, जानते हैं ये हमारी चिकन नेक है यहाँ पे, यहाँ वेस्ट बंगाल की जो है कि प्रोविंस थी, और ये बांग्लादेश है यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो है कि टेरिटरी का लेन देन हुआ था, तो तब जो है कि हमारे इंडिया से टेरिटरी को सीड किया जा रहा था, तो वो जो है कि यहाँ पे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था अंडर द आर्टिकल 4 फॉर द मेकिंग द प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 3। तो ये आपको याद रखना है, तो ये जो कि याद रखेंगे आप। देन जो है कि जीएसटी जो है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ये जो है कि हमारे 103rd जो है कि अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि इनेक्ट किया गया था। कि यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया था। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हमारे जो है कि 101st अमेंडमेंट एक्ट से, मैंने 3 कह दिया गलती से, सॉरी, ये 101st अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि आया था, जो है कि 101 अमेंडमेंट एक्ट इन 2016 जो कि हमारी जीएसटी इंप्लीमेंट हुई थी। यहाँ एक्ट दिया है, यहाँ अमेंडमेंट दिया है, तो इसको मैच करना है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली एक बार देख सकते हैं कि हमारे जो है कि 94th अमेंडमेट एक्ट में आर्टिकल 164 में चेंज किया गया था, 95th से 334 में, फिर 96 जो कि आपका अमेंडमेंट इन द 8th शेड्यूल, और बाकी 103 में आर्टिकल 15 में जो है कि चेंज किए गए थे। ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि हमारे जो है कि डब्ल्यूएस रिजर्वेशन से डील करता है 103, और बाकी जो है कि अमेंडमेंट हमारे 8th शेड्यूल और इन सब में जो है कि चेंजेस हैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को उन्होंने एसेंट दिया, तो ये 105 जो है कि अमेंडमेंट एक्ट जो है कि ग्रांटेड एसेंट टू दी 105 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि डील करता है किससे, एम्पावर दी सोशल जो है कि सोशली और बैकवर्ड इकोनॉमिक क्लासेस थी, उनसे जो है कि एसईबीसी जो है कि इससे रिलेटेड प्रोविजन को जो है कि उन्होंने जो है कि प्रोविजन को 105 में जो है कि एसेंट दिया था, जो कि 2021 में पास हुआ था। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, यहाँ पे जो है कि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारे केस लगाने हैं। तो ये सब जो है कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके एक बार पढ़ लेंगे। केशवानंद भारती 1973 में हुआ था, जो कि 1971 में जो है कि पास किए गए। तो ये बात की जो है कि आप याद रखेंगे, ये 1976 में है, ये आपको याद रहना चाहिए। ये 1973 में है। गोलकनाथ केस जो है कि 1967 में हुआ था, ये 1973, 1976, और ये जो है कि आपका 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि पास हुआ था 1971 में। तो ये जो है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाएंगे, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट केस देखें, तो यहाँ पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को लिमिटेड किया था। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ दी पंजाब केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो कि ऐसा डिसीजन लिया था, जो कि याद रखना है। जो कि ये सब केस जो कि केशवानंद भारती केस, उस वीडियो को आप रेफर कर लेंगे, 15 मिनट का वीडियो है, 1.5x लगा के पढ़ेंगे, तो जो कि अच्छे से ये सारी चीजें आपको रट जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और उसका कॉन्टेक्स्ट भी अच्छे से पता चल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कि यहाँ डिफाइन कर लिया था। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन किसमें दी, केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला इन दी 1973 जो है कि दिया था, जिसका ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, तो केशवानंद भारती केस। देन जो है कि अगेन बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे केशवानंद भारती केस आंसर होगा। फिर अगेन जो है कॉम्पिटेंट अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट टू द सिटीजन, जो कि फंडामेंटल राइट किसको कौन अमेंड कर सकता है, तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकते हैं, बाकी किसी के पास पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है कि गारंटर हट दी
प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। अंडर आर्टिकल 32 आप वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट पे जो है रिट पिटीशन साइन कर सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये याद रहना चाहिए। बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लाइज क्या करती है, ये इंप्लाई करती है कि सेंट्रल फीचर्स, सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे चेंज नहीं किए जा सकते, ना डिलीट किए जा सकते हैं। तो ये जो है कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सब फंडामेंटल कैन नॉट बी टेकन अवे, तो ये कि फंडामेंटल राइट टेकन अवे किए जा सकते हैं, जैसे आर्टिकल 31 डिलीट कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। और कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अमेंड जो है कि अकॉर्डेंस विद दी 368, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि कैन अमेंड जो है कि कुछ लॉ हमारे जो है कि स्पेशल प्रोविजन से अमेंड कर सकता है। बाकी ये भी गलत है हमारा कि प्रीएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, क्योंकि ये पार्ट है नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जानते हैं कि प्रीएम्बल हमारा एक बार अमेंड हो चुका है, जिसमें जो है कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड ऐड किए गए थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने प्रोवाइड किया है डीपीएसपी, जिसमें 39B और 39C और जो है कि कंफर्म विद आर्टिकल 14 और 19। तो ये जो है कि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जो है कि प्रोविजन जो है कि ऐड किए थे, जो कि आपको याद रखना है। और बाकी फंडामेंटल राइट चैप्टर में जो है कि बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो यहाँ पे बस वो अमेंडमेंट रिकॉल हो रहा है। वहां पे भी देखिए अमेंडमेंट में बताता था और जो है कि इनको समझाता भी था। यहाँ पे बस बता रहा हूँ कि 39B और C और 14 इन अकॉर्डेंस विद दी, ये हमारे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हुआ है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है कि बात कर रहा है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि 1978 का, ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन रेफरेंस ओवर दी फंडामेंटल राइट अंडर दी 1419। ये देखिए आपको जो कि याद आना चाहिए, ये हमने वहां पढ़ा था अपने फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में। तो ये जो है कि गलत है कि हैव दी रेफरेंस जो है कि ओवर देंगे, नहीं, ये जो है कि हमारे जो है कि फंडामेंटल डीपीएसपी वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो कि बैलेंस ऑफ दी डीपीएसपी एंड दी फंडामेंटल राइट की बात होती है, प्रीफरेंस नहीं दिया जाएगा। बाकी जो मेरा डीपीएसपी वाला चैप्टर है आपका पॉलिटी मेड सिंपली सीरीज में, तो उसमें जो है कि देखेंगे तो केस लॉ के थ्रू मैंने इसको समझाया। तो ये जो है कि यहाँ गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस 1980 में लेट किया था। दिस आर्टिकल दिस इन जो है कि आपके फंडामेंटल राइट 14 और 19 में कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो यस जो है कि हमारे मिनर्वा मिल्स केस में जो है कि प्रीफरेंस जो है कि देने की बात है। बाकी जो है कि अभी जो है कि एज पर ऑफ द स्टेटस जो है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिस से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे जो है कि बैलेंस व्यू अप्रोच रखा जाता है डीपी और एसपी और जो है कि फंडामेंटल राइट में। तो यहाँ पे हमारा सी ओनली 2 जो है कि करेक्ट होगा। इसको आप ब्रीफली यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं और बाकी वो वीडियो रेफर करेंगे तो क्लियरिटी और अच्छी मिलेगी आपको। देन सिक्किम जो है कि न्यू स्टेट कब बना था, सिक्किम जो है कि 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि न्यू स्टेट बना था। 35 अमेंडमेंट एक्ट से जो है कि सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया था, क्योंकि देखिए लिखा 35 स्टेट से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जो है कि एक एसोसिएट स्टेट बनाया था। बट लेटर ऑन 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनको जो है कि अपना 22nd जो है कि फुल फ्लेजेड स्टेट बना लिया गया था इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि 35 ने बनाया था क्या, एसोसिएट स्टेट। देन फुल फ्लेजेड स्टेट बना था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि हमारा सिक्किम स्टेट बना था, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ था। देन यहाँ पे सिक्किम के बारे में कह रहे हैं कि कौन सी, तो इंटीग्रल पार्ट इन द 1975 और कंसीडर इज बॉटनिस्ट पैराडाइज और पॉपुलेशन इज मेनली ड्यू टू मेड ऑफ द लेप्चास। तो यहाँ पे जो कि करेक्ट क्या क्या है, यहाँ पे हमारा तीनों ही करेक्ट है, मीन जो कि बाय दिस 36th अमेंडमेंट ऑफ द 1975 सिक्किम जो है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया बना था, जो कि रीजन ब्लेस्ड बायोडाइवर्सिटी, जिसको पैराडाइज ऑफ द बॉटनिस्ट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द हिमालयन हॉटस्पॉट। और नेटिव जो है कि यहाँ पे लेप्चास, भूटानियंस और नेपालीज जो है कि रहते हैं। तो ये जो है कि तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। देन जो है कि नेक्स्ट है मिजोरम जो है कि इंडिया में जो है किस अमेंडमेंट एक्ट से आया था, तो ये 53rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जो कि आप यहाँ जो कि ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। तो यहाँ बस अमेंडमेंट याद रखना, 53rd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जो कि 30 जून 1986 में जो है कि इनकॉर्पोरेट किया गया था। और फॉर्मेशन ऑफ द मिजोरम टुक प्लेस ऑन द दिस डेट 20 फरवरी 1987। फिर कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन के 98th अमेंडमेंट बिल जो है कि रिलेट किससे करता है, तो ये जो है कि रिलेट करता है आपके नेशनल जुडिशियल कमीशन से, जो कि रिलेट करता है। बाकी जो कि 99th अमेंडमेंट एक्ट तो आपको तुरंत याद आ रहा होगा, जिससे अबॉलिश भी कर दिया गया था। देन जो है कि आपका लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडिया हैज बीन इम्प्लीमेंटेड अप टू 2013। तो देखिए 2014 में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन 2013 तक कितने अमेंडमेंट एक्ट हुए थे, तब तक 98 हुए थे। अगर ये क्वेश्चन अभी 2026 में आपसे पूछे तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कितने होंगे। तो जो है कि देखिए 2020 तक जो है कि 104 हो गए, तो अभी 106 अमेंडमेंट एक्ट पे जो है कि अप्रूव हो चुका है। बाकी बिल अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, देखते हैं कितने बिल क्लियर होते हैं। तो आई होप इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर होंगे। इनको हमने थोड़ा जो है कि लास्ट में फास्ट अप मोड से किया है, बिकॉज
ये सारे अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन जो है कि रेक्टिफिकेशन वाले थे, तो ये सब जो है कि हमको कर लेने थे इसी तरीके से। बाकी अब तक जो है कि हमने जो है कि अपने ऑफिशियल लैंग्वेज तक के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मीन जो है कि हम यहाँ से लेके हमारा जो है कि ये यहाँ तक के सारे चैप्टर जो है कि अब तक कंप्लीट हो गए हैं। बाकी ये जो चैप्टर्स बचे हैं हम जो कि नेक्स्ट फ्यू डेज में जो है कि इनको 1-2 दिन में कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये सारे डिस्कशन बहुत अच्छे लगे होंगे और इस प्लेलिस्ट को जो है कि आप जो है कि अपना सपोर्ट दिखाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। टिल देन आप जो है कि इन लेक्चर्स को 1-2 बार देख के रिवाइज कीजिए। मिलते हैं इनके बची हुई नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।